हेलो और स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अल्टीमेट टूलकिट बनाएंगे जिससे डेली लाइफ और रोजमर्रा की आदतों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अपनी हर रोज की आदतों और रूटीन्स को इंग्लिश में एक्यूरेटली आखिर कैसे एक्सप्रेस किया जाए। अक्सर क्या होता है ना, जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो डेली एक्शंस पर आकर गाड़ी अटक ही जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन आखिर है क्या। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर पैटर्न निकलकर सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में हम कहते हैं वह जाता है और इंग्लिश में ये सीधा बन जाता है ही गोज। देखने में ये कंपैरिजन छोटा सा लगता है, लेकिन सच मानिए यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत फाउंडेशन एस्टैब्लिश करता है। और ये रहा हमारा आज का रोड मैप। आज हम स्टेप बाय स्टेप सेंटेंसेस बिल्ड करना सीखेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक्स और एस या ईएस रूल्स के साथ। फिर टाइम और फ्रीक्वेंसी ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशन टू का सही यूज और उसके एक्सेप्शंस देखेंगे। और आखिर में पोजेसिव एडजेक्टिव्स को मास्टर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक्स की। इस टेंस को आसानी से पहचानने का फंडा यहीं से निकलता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसकी पहचान करना। जब भी कोई एक्शन या आदत इन स्पेसिफिक साउंड से एंड होती है ना, जैसे ता है, ती है, ते हैं या ताऊ हूं, तो वहां हम सीधा ये प्राइमरी रूल अप्लाई करते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें जरूरत पड़ने पर एस या ईएस लगता है, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आम खाता हूं बनेगा आई ईट अ मैंगो। लेकिन वर्ब्स को सेंटेंस में जोड़ने से पहले इंग्लिश ग्रामर की इन 3 पर्सन्स वाली कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, दे या फिर किसी का भी नाम। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही आगे आने वाले वर्ब को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और अब जब सब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो आइए सेंटेंस के सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट को देखते हैं, यानी वर्ब के एंड में लगने वाले एस और ई एस के रूल्स को। यहाँ एक बात बिल्कुल गौर करने वाली है कि हमें वो एग्जैक्ट मोमेंट पता होना चाहिए जब वर्ब को चेंज करना है। हम वर्ब के साथ एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नाम जैसे राम। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई और वी है तो वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इन स्पेलिंग रूल्स को ना एक चीट कोड की तरह समझा जा सकता है। अगर कोई वर्ब ओ, एस, शे, च या एक्स पर खत्म हो रहा है तो वहां चुपचाप ई एस लगा दीजिए, जैसे गो बन जाता है गोज। वहीं अगर कॉन्सोनेंट के ठीक बाद वाई आता है, जैसे वर्ड स्टडी, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाना होता है। और अगर वाउल के बाद वाई आए, जैसे प्ले, तो सिर्फ एक एस लगता है और ये प्लेज बन जाता है। इन छोटी छोटी बातों को याद रखने से राइटिंग की सबसे कॉमन मिस्टेक्स को इजीली अवॉइड किया जा सकता है। चलिए, बेसिक वर्ब रूल्स तो अब समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी ऐड करके रियल वर्ल्ड के लंबे सेंटेंसेस आखिर कैसे बनाए जाते हैं। इस स्पेसिफिक फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल वही सीक्वेंस है जिसकी मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। सीक्वेंस कुछ इस तरह चलती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके ठीक बाद आती है प्लेस यानी जगह, और सबसे आखिर में आता है टाइम, जिसमें पहले आएगी फ्रीक्वेंसी और फिर आएगा स्पेसिफिक टाइम। और इस बड़े से सेंटेंस को देखकर ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाता है। राम लर्न्स इंग्लिश डेली इन दिस कॉलेज अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। नोटिस किया, यहाँ सब्जेक्ट राम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर रूल अप्लाई हुआ और लर्न बन गया लर्न्स। फिर ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश, उसके बाद प्लेस बताई गई इन दिस कॉलेज, और एंड में टाइम को एक के बाद एक स्टैक किया गया, जिसमें डेली हो गई फ्रीक्वेंसी और अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock हो गया स्पेसिफिक टाइम। है ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। डेली रूटीन्स को डिस्क्राइब करते वक्त इन स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करके सेंटेंसेस में और भी ज्यादा प्रिसीजन लाई जा सकती है। जैसे सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, ठीक दोपहर 12 बजे के लिए एट नून, दोपहर 12 से 4 के वक्त के लिए इन द आफ्टरनून, शाम के लिए इन द इवनिंग, रात के लिए एट नाइट,
और आधी रात के लिए एट मिडनाइट। चलिए अब अपने सेंटेंसेस की थोड़ी और रिपेयरिंग करते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन टू कब और कहाँ यूज करना है। इन दो सेंटेंसेस को एक साथ देखने से एक ऐसी गलती पकड़ में आती है जो डायरेक्शन और मूवमेंट को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त अक्सर हो जाती है। ही गोज स्कूल बोलना बिल्कुल गलत है। इसका कंप्लीटली सही रूप होता है ही गोज टू स्कूल, क्योंकि रूल बड़ा सिंपल सा कहता है कि जब भी हम कम या गो वर्ब का यूज किसी जगह के रेफरेंस में करते हैं तो वहां टू का आना लगभग 100% जरूरी है। असल में ये टू डायरेक्शन या मूवमेंट दिखाता है। अब देखिए, हिंदी में मैं मंदिर जाता हूँ कहते वक्त ये मूवमेंट वाला शब्द कहीं छिपा होता है, लेकिन इंग्लिश में डायरेक्शन दिखाने के लिए आई गो टू द टेम्पल कहना बिल्कुल मैंडेटोरी है, वरना सेंटेंस अधूरा सा लगता है। लेकिन ठहरिए, इंग्लिश ग्रामर है तो बिना किसी प्लॉट ट्विस्ट के कैसे पूरी हो सकती है? तो अब बारी है टो रूल के बारे में कुछ बड़े एक्सेप्शंस को जानने की। पूरी इंग्लिश भाषा में ठीक 4 ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हमारे अभी सीखे हुए मूवमेंट वाले रूल को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और ये 4 एक्सेप्शंस हैं: होम, अब्रॉड, हियर और देयर। मतलब जब इन 4 जगहों की बात हो रही हो ना, तो वहां टू का यूज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हम कहेंगे आई गो होम, ना कि आई गो टू होम। उसी तरह शी वेंट अब्रॉड, कम हियर और गो देयर। बस इन 4 स्पेसिफिक लोकेशंस, अपना घर, विदेश, यहां और वहां, इनको अच्छे से रट लीजिए, फिर ये मिस्टेक जिंदगी में कभी नहीं होगी। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी स्ट्रक्चरल पीस पर आते हैं, जहां हम सीखेंगे कि अपने डेली रूटीन्स में ओनरशिप यानी मलकियत को आखिर एक्सप्रेस कैसे किया जाए। तो चलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को मास्टर करते हैं। इस टेबल को गौर से देखिए। इसमें एग्जैक्टली मैप किया गया है कि जब हमें किसी सब्जेक्ट की अपनी चीज या ओनरशिप की बात करनी हो तो वो सब्जेक्ट आखिर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। आई सीधा बन जाता है माय, वी बन जाता है आवर, यू का होता है योर और दे बदलकर हो जाता है देयर। उसी तरह ही बदलता है हिज में, शी बन जाती है हर और इट के लिए हम इट्स यूज करते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को आमने सामने देखने से एकदम क्लियर हो जाता है कि पोजेशन की वजह से सेंटेंस का फोकस कैसे शिफ्ट होता है। एक्शन सेंटेंस में हम आमतौर पर कहते हैं आई हैव अ बुक, लेकिन जब बात ओनरशिप की आती है तो सेंटेंस बन जाता है दिस इज माई बुक। देखिए, यहाँ पूरा का पूरा फोकस एक्शन से हटकर सीधे उस ऑब्जेक्ट की ओनरशिप पर आ गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक अल्टीमेट चैलेंज के साथ टेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, इस हिंदी आदत को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। वो हर रोज आधी रात को घर जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस एक सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल, स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन और हमारा सिखाया हुआ वो नो टू एक्सेप्शन, सब कुछ एक परफेक्ट सेंटेंस में कंबाइन करना है। इस पर जरूर सोचिए, रूल्स अप्लाई कीजिए और खुद इस पजल को सॉल्व कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कीप लर्निंग।